सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रामाणिकता वगरनो बिजनेस नकामो, सिद्धांत वगरनु राजकारण नकामो, चारित्र्य वगरनी साधना नकामी, संस्कार वगरनु शिक्षण नकामू अने खंत वगरनी खेती नकामी अने समझण वगरनु जीवन नकामू। ये गुजराती है और ज्यादा करके तो लोग समझ गए कि जो अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहला है प्रामाणिक, सच्चाई, प्रामाणिक बनने का नंबर 1। राजकारण में तो सिद्धांत होता है, हम सब जानते हैं, इस पे बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे न, मगर अगर शिक्षण में संस्कार नहीं है तो, क्योंकि ये दुनिया में ज्यादा से ज्यादा कौन बिगाड़ सकता है? पढ़े हुए लोग। क्यों? अगर संस्कार नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है? पढ़े हुए लोग, क्योंकि संस्कार होते हैं तो। ऐसे सबसे बात जान के हमारी पर आती है कि समझण, अगर हमारा सोच जो अच्छा नहीं है तो जीवन कोई काम का नहीं है। जीवन से हम क्यों स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? हमारा जीवन बनाने के लिए, अपनी लाइफ के लिए। अपनी जैसा कई लोग मेरे मिलने को सूरत आता है। ऐसे क्या है कि मैं एक रिलीफ सेंटर में बैठता हूँ, हमारा स्कूल में एक रूम रखा है लास्ट 27 साल से। तो किसी को कोई काम है तो मेरे घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फैक्ट्री में नहीं करेगा, ऑफिस में, वहां आने का ऐसा रूल्स है। तो सब लोग वहां आते हैं। इसमें से कई युवा लोग, ज्यादा करके बहनों, वो आती है कि मेरे को भावी बनाने का है, मेरा फ्यूचर बनाने का है, मेरी मम्मी समझ नहीं पाती, मेरा पापा समझ नहीं पाता। ये उनका बड़ा अज्ञान होता है। जिसका शरीर से हम बने, जिसका जीन्स हमारे अंदर है, जिससे हमारा शरीर बना है, वो हमको नहीं जान सके तो दुनिया में कौन जानेगा? मगर ये एक युवानी का दोष है। हमारे सौराष्ट्र में एक कहावत बोली जाती है, बारे बुद्धि थोड़े हान अने विषे भान। तो 20 साल में भान आ जाता है, वो समझ गया कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, आ जाता है। मगर 16 से 20 खतरनाक है, क्योंकि सान आ जाता है, आवेश आ जाता है, भान नहीं है। तो ज्यादा करके सब लोग को प्रॉब्लम ये उम्र में होता है। हमारा पूरा फैमिली में, हम कोई बच्चे को कॉलेज में फैमिली से दूर नहीं करते। हम बाहर हॉस्टल में भेजते हैं तो 8 to 10 में, और जब ये 10 में आएगा तो 15-16 साल का हो जाता है। तो फिर उनको कॉलेज में 15वीं पढ़े तब वो 20-21 साल का हो जाता है। भाई मास्टर डिग्री करने को बाहर किधर भी जाओ, नो प्रॉब्लम अभी। तो इसमें हम ज्यादा सफल है। तो अक्सर सब लोग वहां से बाहर निकले गए, जो प्रॉब्लम का पीरियड था वहां से निकल गए। अभी तो आप सब लोग भान वाला हो गया। हमारी काठियावाड़ी भाषा में मैं बोलता हूँ,
या मैच्योर हो गई है आप सब लोग। अभी आप सब लोग आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए करते हैं, और आपको बहुत भूख है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। उसमें मैं आपको बताता हूं कि कभी अधीरा नहीं होने का। धीरज वो अपना जीवन में सबसे बड़ा दोस्त है। हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? धीरज। हम मानते हम धीरजवान हैं, मगर हम व्यवहार में नहीं आते, मन में नहीं आते। अरे भाई, लिफ्ट में खाली 30 सेकंड लिफ्ट नहीं आवे तो ऊंचा नीचा हो जाता है। धीरज नहीं है। धीर गंभीर बनो। धीर गंभीर का महत्व होता है कि धीरजवान भी बनो और मैच्योर भी बनो। तो आप लोग को जो स्टार्टअप में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कहानी थोड़ा सुना दूं। ऐसे तो पूज्य डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि अपना लिए कुछ बोलने का, अपना वखाण करने का वो मृत्यु बराबर है। तो इसलिए अपना वखाण करने के लिए मैं नहीं बोलता, मगर मैं आपको कैसे शुरू हुआ और कैसे सफलता मिली, आप उसमें से कोई पॉइंट आपको मिल जावे लाइफ में, इसलिए 2-3-4 मिनट में मैं मेरा पूरा पहचान दिला। ये तो दिया, ये अलग ढंग का है। यहाँ बहन जी ने दिया, वो भी अलग ढंग का है। मेरा खुद का मैं दे दूं कि असल में ये गामड़ियों गोविंद है, क्योंकि जहां मेरा जन्म हुआ वो 700 की आबादी का गांव में कोई सीमेंट कंक्रीट का एंट्री नहीं था, पूरा माटी का गांव। स्कूल भी माटी की बनी हुई है। 1 से 4 आई एम स्टडी इन दुधाला, माई विलेज नेम इज दुधाला, एंड आफ्टर 5, 6, 7 स्टडी इन लाठी तालुका ले। From my home 6 kilometer far away. I am going to with walking or without चप्पल और बूट करके। This पैर ने 11 साल तक चप्पल नहीं देखा, नंगे पैर रहा। गांव में कोई नहीं पहनता था, ऐसा नहीं कि मैं अकेला था, ये रिवाज ही था गांव का। तो I am study only 6, not giving 7th exam also. ऐसे तो study 7 because the 2nd April I am going to Surat with my elder brother. That time I come to Surat. That time Surat is too small. Only 275,000 people in Surat, not 3 lakh. 56 years ago, 1964. Today, more than 6 million. That time in diamond only 200 cutting and polishers. Today, more than 1 million. So, I am working in factory 6 years, 1964 to 70. After 70, we started 3 friends with work in factory. Started factory with 5,000 rupees in 1970. After 1977, first time go to Belgium, overseas business, and बाद में बढ़ता गया. Today you see, our company is turnover 1.3 billion. 9,500 करोड़। तो ये वहां से बढ़त गया। कैसे बढ़ा, मैं आपको ये समझाने के लिए ये सब स्टोरी की है। हाउ इज माई इंग्लिश? आई नो माई इंग्लिश इज विदाउट ग्रामर, बट सॉरी सर, बट ग्रामर वॉन्ट ओनली
two countries around the world, India and British. Because British has its mother language, India has largest speaking English in the world. That why only two countries want grammar. So I can't speak these two countries. Rest of the country, my English is powerful. अगर मैं स्वीडन गया, स्विट्जरलैंड जाओ, जापान जाओ, किधर भी जाओ तो मेरी इंग्लिश सुन के वो लोग को ऐसा लगता है कि ये भाई को बराबर आती है, हमको नहीं। That's why my English. तो आपको दूसरा भी कॉन्फिडेंस आवे कि ये ग्रामर को छोड़ो, काम करो, कुछ करेंगे तो पाएंगे। बाकी अगर कुछ करने का नहीं है और ईगोनेस हो गए, आई एम स्टडी, आई एम मास्टर, आई एम, कुछ नहीं मिलेगा। करना पड़ेगा आपको, और कितना करना पड़ेगा? 2 घंटा, 8 10 घंटा नहीं, 14-15 घंटा ए डे। अगर आपको सफल होने का है तो डेली 14-15 કલાક काम करવું પડશે। आपको ऐसा लगेगा कि गोइंका को तो गांडो है। अभी तो है आज 8 आवर्स का, 5 दिन 40 आवर ए वीक। यही तो पड़ती का कारण है, गिरने का कारण है। वो तो कोई अभी तक दुनिया में मानस ज्यादा काम किया और उसका शरीर कम, वजन कम हो गया, ऐसा बना कभी? और थोड़ा कम खाया तो कोई बीमार पड़ गया? हाँ, ज्यादा खाना खा के मर गया। भूखा रह के कोई नहीं मरा। तो कम खाओ, दम खाओ। ये गुजराती वर्ड है। कम खाओ मीन्स थोड़ा लेस, 75% खाओ जितनी भूख है उसमें से। और गम खाओ मीन्स सहन करो, सहन शक्ति। सब लोग क्या मानते हैं? कोई सहन करने का बात आवे न तो उसको कमजोरी समझते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बोलता हूं कि सहन शक्ति जैसी दुनिया में कोई बड़ी शक्ति है ही नहीं। सहन शक्ति ये तो बड़ी शक्ति है। सहन करने को सीखो। तो आप लोग अगर कुछ कर पाएंगे, बहुत अभी स्कोप है, बहुत स्कोप है। किसके लिए? जो काम करे उनके लिए। अब्दुल कलाम का बुक, उसमें कितने पढ़े हैं? उच्चार करो कि पहले 28,000 स्टूडेंट को पहले कंपलसरी करो कि 2 बुक तो पढ़ेंगे। एक गांधी जी की आत्मकथा सत्यना प्रयोगो और ये विंग फायर। क्यों? कि मालूम कैसे पड़ेंगे कि वो लोग महान कैसे हुए। हमको महान बनने का है। महान को आप जानते नहीं तो महान कैसे बनेंगे? अब्दुल कलाम ने खुद लिखा है, खुद की स्टोरी में, कि एक बार ऊपर यान भेजा और सफल हो गया। तो असफल होने का कारण ढूंढने के लिए मैं एक रूम में चला गया। उसमें एक मोटर में डिफेक्ट था। तो ये सही करने के लिए मैंने सबको बोल दिया था कि कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उसने 4 दिन 4 नाइट यही रूम में रहे, खाना खाया नहीं, खाली कॉफी का एक ग्लास एवरी आवर्स चेंज करता रहा। बाहर से एक बारी था वो दीवार, वहां से वो जब चाहे तो एक गुड कॉफी ले ले।
और 4 दिन के बाद जब उसको मिल गया तो बाहर आके वो नाचने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए, 100-150 लोग, सब नाचने लगे। फिर अब्दुल कलाम जी ने पूछा कि भाई ये तो बराबर, मगर आज दिन कौन सा है? क्योंकि वो रूम में 4 नाइट 4 दिन यही रूम में रहे, उनको मालूम ही नहीं था कि कब नाइट आई, दिन आया, क्या आया, कौन सा दिन है। अगर सफल होने का है तो ये रास्ता है। ये रास्ता आपको कौन बताएंगे? बुक बताएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो बताएंगे ने। अब्दुल कलाम की दूसरी भी ऐसी बात है कि जब ये मिसाइल बन रहा था, अपना मिनिस्टर ने घर पे बुलाया, 2 लोग गए ब्रेकफास्ट में, डिजाइन बताया, सब बराबर लगा। उसने बोला इतना फेरफार हो सकता है? तो ये दोनों ने बोला हो सकता है। कितना दिन में होगा? 1 वीक में। मिनिस्टर ने बोला कि 4 दिन में नहीं हो सकते, हो जाएगा। फिर ये लोग ने 2 दिन 2 नाइट बैठ के 2 दिन में वो जो चेंज करने का खबर दिया, उसका टाइम लिया परसों, और वहां जाके मिनिस्टर को बताया। तो मिनिस्टर ने बोला कि 2 दिन में हो गया। बहुत खुश हो गए। उसको वहां हमारे गुजराती में के वहां थापड़ी ने, जब अब्दुल कलाम जी बाहर निकल गए तो वो दूसरा उनका साथी वापिस गया और मिनिस्टर को बोला कि आज अब्दुल कलाम की बहन का मैरिज है। तो उसने बोलाया, अब्दुल नहीं आओ। तो क्या तेरी बहन का मैरिज है? तो क्या हाँ। तो तूने परसों क्यों नहीं बताया? तो मैं बोलता कि तू मैरिज में जाके आ, बाद में ये करने का। तो उसने बोला, सर मेरी बहन का जो मैरिज था वो हमारा फैमिली का प्रश्न था, ये राष्ट्र का है। मेरे के लिए राष्ट्र महान है, तो राष्ट्र का काम पहला करना चाहिए। इफ यू वांट प्रोग्रेस यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अंडरस्टैंड? इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ना कि मेरे को ये काम करने का है, फालतू में नहीं टाइम बिगाड़ने का। कैसे आपका मन कैसे मानेगा? ये पढ़ेंगे, आप जानेंगे तो मानेंगे ने। ऐसे तभी अब्दुल कलाम बन सकता है, तभी मिसाइल मैन बन सकते हैं। तो ये हमको अगर बनने का है तो ये रास्ता सुनना पड़ेगा। ऐसा हार्ड वर्क करने को कितने लोग तैयार है भाई इसमें से? अगर कोई ना किसके मन में आया कि नहीं मैं आज से अंकल आप जो बोल रहे हैं ऐसे हार्ड वर्क ऐसा ही करूंगा, इतना ऊंचा हाथ करो। अरे वाह, ताली बजाओ अपने लिए, ताली बजाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी आप समय आ गया आपका क्वेश्चन का। मेरा लेक्चर देने का काम ही नहीं है, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं है। मेरे पास खाली एक्सपीरियंस है। तो क्वेश्चन आंसर जब हम बातचीत कर सके, वार्तालाप कर सके, यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो हम साथ में सब जुड़ जाएंगे, वार्तालाप करेंगे। आपका मन में जो कोई प्रश्न है पूछेंगे, और मेरे को जितना आएगा इतना मैं आपको आंसर दूंगा। प्लीज। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब आपका जैसे डायमंड का बिजनेस है तो उसमें बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डीलर्स ने आपको मना किया हो, तो सर आपने उस टाइम पे अपना
आपने कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखा, कैसे खुद को समझाया और कैसे लाइक आपने वो चीज को रिस्पॉन्ड किया? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे लाइक डीलर्स हैं जो हमें मना करते हैं कि नहीं आपका प्रोडक्ट मतलब बहुत यूजफुल है। कुछ लोग मानते हैं लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली बहुत लाइक हार्श वे से मना करते हैं। तो सर मुझे ये सीखना है कि कैसे लोगों को मनाएं, कि कैसे वो लाइक हमारे प्रोडक्ट को वो लाइक माने कि ये प्रोडक्ट यूजफुल है। धन्यवाद भाई, उनके लिए स्पेशल ताली इसलिए बजानी पड़ेगी कि सामान्यतः कोई भी सेमिनार होते हैं इनमें सबसे पहले जो क्वेश्चन करता है उसमें लीडरशिप का गुण होता है। तो ये लीडर कोई भी क्षेत्र में जाएगा वो लीडर बनेगा। तो क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन करने का इसलिए मुश्किल होता है कि सबको ऐसे हर्ट होता है कि मैं पूछूंगा तो ऐसा लगेगा उनको इतना भी मालूम नहीं है, मगर ऐसे तो किसी को मालूम नहीं कुछ। हम मान बैठे कि हमको मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, मेरे को भी मालूम नहीं है सब कुछ। तो उनका जो पहला क्वेश्चन करता है उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। हमारे ज्वेलरी विभाग में एक भाई 10 साल पहले आया था सेमिनार करने को, सेल्समैन को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो मैं सुन रहा था, उसने पूछा कि भाई आप लोग कितना सेल करते हो, कितना है? तो 10 लोग था, ज्यादा नहीं था। तो सेल्समैन ने जवाब दिया कि भाई मेरा काम, कितना क्लाइंट है तुम्हारे पास? मेरे पास 40 क्लाइंट है। कोई बोला 30 है, कोई बोला 50 है। आपको प्रॉब्लम क्या है? तो ये बोला कि अभी बढ़ता नहीं है, मेरे को 40 का 60 करने का है तो नहीं होता है, मेरा सेल जो है उसको डबल मेरे को करने का है, नहीं होता है। उसने जो जवाब दिया ये हमारे सबके लिए है। ये भाई ने जो क्वेश्चन किया उनका आंसर भी इसमें है। ये भाई ने ये जवाब दिया कि अभी आप लोग 40 आपके पास है, पूरा भारत में कितना भाई पॉपुलेशन है? 700 करोड़ का है। तो 700 करोड़ में 1% गिने तो 60 करोड़ होवे। अबे आपको तो 60 करोड़ भी नहीं चाहिए, इसमें से 1% करो तो 60 लाख भी नहीं चाहिए, इसमें से 1% करो तो 60,000 भी नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए खाली 70, उसका भी 1%, એટલે 0.00001। तो आपको इतना 70 लोग चाहिए, तो इतना पागल लोग नहीं मिलेगा। क्या उसने वर्ड दिया? पागल। क्योंकि ऐसे मन में समझने का कि पत्थर कौन लेते हैं? पागल लोग ही लेते हैं। पत्थर का पैसा कौन देगा? अब डायमंड तो आपका पत्थर ही है, पत्थर का पैसा कौन देगा? तो आप मन में ऐसा मत समझो कि सामने लेने वाला बहुत बुद्धिशाली है, मैं उनको कैसे समझाऊं। ये आपकी जो कोई भी प्रोडक्ट है उनको ये लागू पड़ते हैं। और बहुत महत्व की बात ये है, ये बात हो गई कॉन्फिडेंस की। अभी जो बात आती है असल में वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर आपका माल क्वालिटी वाला है तो आपको उसको मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। डिमांड इतना आएगा कि आप उसको डिलीवरी देने नहीं दे पाएंगे, इतना ऑर्डर भी पूरा नहीं ले पाएंगे। कभी क्वालिटी होगी तो। अगर आपको कोई भी बिजनेस करने का, प्रोडक्ट करने का है, 2 बात याद रखने का, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर क्वालिटी डाउन गया थोड़ा भी तो दूसरी बार कोई लेने को आएंगे नहीं, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे करके क्वालिटी गई એટલે गया,
और क्वांटिटी इसलिए, जो क्वांटिटी नहीं रहेगी तो महंगा माल पड़ेगा और महंगा होगा तो अपने को प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। जो पूरा कोई भी बिजनेस आप करो कंपटीशन में ही करने का है, कोई भी बिजनेस भाई, अपना एजुकेशन का कंपटीशन का ही बिजनेस है पूरा। तो कंपटीशन के अलावा कहा कोई भी काम करो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में क्या करने का है, इतना ही ख्याल रखने का है कि सिंह से वो शिकार करने को निकले, आगे हरण जा रहा है, अगर हरण को बचने का है तो जितनी स्पीड सिंह की है उससे उसको 2-3% स्पीड बढ़ाना चाहिए तो वो बचेगा, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। बस इतना ही हमको करने का है। हमारे दूसरा जो करता है इससे हमारी स्पीड, हमारी क्वालिटी, हमारी क्वांटिटी 2-3% मोर होनी चाहिए। और अगर सिंह को शिकार करने का है तो हरण की जो स्पीड है उससे उनको 2-3% बढ़ाना चाहिए तो वो शिकार कर सकता है। तो अपने को अगर हम बड़े हैं बिजनेस में तो सिंह समझना, हम बिजनेस में नया नया है, स्टार्टअप है, स्टार्ट करते हैं तो हरण समझने का। मगर हमको कहीं भी बड़ी कंपनी है, इससे हमारा काम अच्छा होना चाहिए तो हमारा ही चलेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आप लोग शुरू करने जा रहे हैं तो दूसरा खास जिंदगी भर याद रखने का है कि टेक्नोलॉजी के अलावा कोई काम चलने वाला नहीं है। कोई भी काम शुरू करे, बड़ा फैक्ट्री वाला, छोटा फैक्ट्री वाला, टेक्नोलॉजी के साथ करेगा वो आगे निकलेगा। मगर लास्ट में तो उनको टेक्नोलॉजी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 कॉम्पिटिटर के पास टेक्नोलॉजी है, हमारी पास नहीं, तो हम टिक ही नहीं सकते। तो हमको लेना तो पड़ेगा, तभी टिकने के लिए लेना पड़ेगा। सबसे पहला ले लिया तो प्रॉफिट के लिए लिया, तो टेक्नोलॉजी तो सबसे पहला यूज करना। मगर दूसरा ये ख्याल रखने का है कि कोई भी बिजनेस होवे, बिजनेस टेक्नोलॉजी मानस से चलती है, मानस में। तो टेक्नोलॉजी डे टू डे डाउन जाती है। आज नया लिया, आज जितना अच्छा मशीन है इतना कल नहीं होगा। ये डे टू डे पॉइंट माइक्रो में डाउन 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 मशीन जाता है। और मानव डे टू डे अप होते हैं। टेक्नोलॉजी चलाने का जो रहता है मानस ये आज है, इससे उसका नॉलेज टुमारो मोर, कल उसका बढ़ेगा। तो आप मानस में साचवी लो, संभाल लो, तो ही आपकी टेक्नोलॉजी काम की है। सब लोग मानस के साथ बिहेवियर अच्छे नहीं करते, इससे उनका बिजनेस को बहुत घाटा आता है, उनको मालूम नहीं। आपका जो स्टाफ मेंबर है 1 है, 2 है, 10 है, 100 है, 1000 है, लाख है, उसको आप फैमिली मेंबर समझो, आपका भाई समझो, आपका भतीजा समझो, ये कमाल दिख रहा है। तो उनके साथ बिहेवियर अपना खुद का फैमिली जैसा ही होना चाहिए। और उसमें फायदा क्या है मालूम है? कभी भी झगड़ा अपना स्टाफ साथे होना नहीं चाहिए, नफरत कभी होना नहीं चाहिए, एक भी बात। क्यों? अगर पति पत्नी को प्रॉब्लम आया तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
बाप दीकरा का आया तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कि वो बदल नहीं सकता, बेटा भी नहीं बदल सकता, बाप भी नहीं बदल सकता। भाई बहन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, भाई भाई में करना पड़ेगा, मगर हमारे पास जो स्टाफ है इसमें हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? अच्छा नहीं है तो उसको प्रेम से हंसते हंसते बोलो कि आप बहुत आदमी अच्छे हैं, मगर हमारा दोनों का स्वभाव नहीं जानेगा तो आप अभी छूटा, कल से नहीं आने, बात खत्म हो गई। उसके साथ झगड़ा क्यों, हमारा मगज क्यों बिगाड़े? जहां से हम छूटा होने वाला है, छूटा पड़ते हैं तो क्यों बगड़? तो आपने बोला अरे ऐसा करने को जावे तो हमारे वहां कोई बचेगा ही नहीं। अगर ऐसा है तो आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो 5 लोग क्यों में बैठे रहते हैं आपके वहां कि हमको ले लो ने प्लीज, हमको ले लो ने, क्योंकि दुनिया पूरा स्वभाव से चलती है। तो अगर बहु नानी बात છે પણ બહુ સાચી વાત છે, તમારી સફળતાનું જો કોઈ પણ કેન્દ્ર બિંદુ હોય તો તમારો સ્વભાવ છે। તમારો સ્વભાવ સારો તો તમે 100% સફળ થશો। સ્વભાવ ખરાબ કારણ શું છે? એક વાર ક્રોધ કરવાથી 1 વર્ષનું પુણ્ય બળી જાય, આવું બધું લખેલું આવે શાસ્ત્રમાં ને ડોંગરે, પણ એને ભૂલી જાઓ। આપણી જ વાત કરો પ્રેક્ટિકલ કે 1 વર્ષ કોઈની સાથે 1 ईयर 1 साल तक हमने बहुत सेवा की, बहुत उनका दिल जीत लिया, मगर 1 साल के बाद एक दिन ऐसा आया हमका सहन नहीं हुआ और हमने उनके साथ झगड़ा कर लिया, तो 1 साल सेवा किया वो तो सब फिनिश हो गया। किसका काम है? स्वभाव का। अगर स्वभाव बिगड़ा तो हमारा पूरा चला जाता है। धन्यवाद। મારું નામ ઉજ્જવલ શાહ છે। મારું એક સ્ટાર્ટઅપ છે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલના સેક્ટરમાં। તો મારી કંપની 1 વર્ષથી રજીસ્ટર થઈ છે, પણ કંપની ચાલુ કર્યા પછી ગ્રોથ 10% વધ્યો છે, એસેટ બી વધ્યા છે। બટ કેવું બિઝનેસને ગ્રોથ કરવા માટે રિસ્ક લેવું પડે, લાઈક નવી કોઈ ચેનલ આપણે ચાલુ કરવી પડે, નવી કોઈ ચેનલ ચાલુ કરવી પડે એટલે રિસ્ક તો લેવું પડે। હવે રિસ્કમાં કેવું કેલ્ક્યુલેટેડ રિસ્ક હોય પણ ચાન્સીસ હોય કે નીચે તો પડી શકે છે। હવે પડી ગયા પછી કેવું આત્મવિશ્વાસ એક લેવલ પર ડગી જાય કે 10 ગણા રૂપિયા એસેટ સાથે વધાર્યા અને અત્યારે સીધું નેગેટિવ ગ્રોથ થઈ ગયું છે, તો એવા ટાઈમે થોડું લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ કરવું અઘરું થઈ જાય। તો તમે શું એના પર કહી શકો એને કઈ રીતે સંભાળીએ સિચ્યુએશનને? બહુ સરસ, ધન્યવાદ। એમાં એવું છે કે ભાઈએ કીધું 1 વર્ષ થયું, હવે મારે શું કરવું જોઈએ, કઈ વધારવું તો જોઈએ ને, આ વાત સાચી છે, मगर पहले मैंने आंसर दे दिया है कि बहुत धीरज रखने का, पूरा जिंदगी हमारे पास है। ऐसा नहीं कि हम इलॉन मस्क के उनकी तरह हम भी इलॉन मस्क तो ऐसे 700 करोड़ है, 700 करोड़ थोड़ा बनी जाना मस्क, मगर उसकी ध्यान रखने का, मगर हमको धीरज रखने का है कि सफलता हमको, मैं आपको गिनती सिखवाता हूं कि पहले साल हमको 1 लाख मिला, दूसरे साल हमको 1.5 लाख मिला, तीसरे साल 2 लाख मिला, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर 20 साल के बाद हम 100 करोड़ 1000 करोड़ में पहुंच जाएंगे। मगर पहले जो उतावला किया कि 1 लाख पहले साल हुआ, दूसरे तो 5 लाख होना चाहिए, तीसरे ईयर तो बाद 50 लाख होना चाहिए, अगर जो इतना आपने फास्ट करके रिस्क लिया, गलत रिस्क, मुंगेरी लाल का सपना, तो डूब जाएंगे। तो पहला अपना शक्ति को आप स्वॉट एनालिसिस एवरी वीक करो। सर स्वॉट एनालिसिस तो सबको मालूम होगा ना? बिल्कुल। तो स्वॉट एनालिसिस एवरी वीक करो, कोई घर में नहीं है, आप अकेले बैठे तब करो कि इसमें मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, आपका खुद का एवरी वीक, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
मगर दूसरे का देख के कोई काम नहीं करने का। क्योंकि देखा देखी में जो काम किया अगर वो गलत हो जाता है, दूसरा कुछ भी करे। 2008 में जब वर्ल्ड रिसेशन आया तो आपको जान के आनंद होगा कि हमने मार्केट में किसी के साथ बात ही नहीं की 2 महीना। मैं खुद देखता था हमारे रामकृष्ण हमारा क्या है, अभी दूसरे को देखने का समय ही क्या है, क्योंकि एक महीने में 30% मार्केट डाउन गया था। अबे इसमें तो हम कैसे बचे, हम दुनिया की कहां पंचायत करें, उसमें हमारा कहां स्थान है, मैं क्या करूं, अपने लिए विचार करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अपना सोचने का, सब लोग ज्यादा करके क्या करता है, अपना कम सोचते हैं, दूसरे का बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए वो गलत रास्ते पर देखा देखी में चले जाते हैं। નમસ્તે સર સર હું ફાઉન્ડર છું એ કંપનીનો અને કરન્ટલી અમને થોડો બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે, જેમ કે અમારા એમ્પ્લોઈઝ છે 15 થી 20 જણાની અમારી ટીમ છે અને એ 15 થી 20 જણાને હેન્ડલ કરતા બહુ હેડેક થઈ જાય છે। તો તમારા એસઆરકે ઇન્ડસ્ટ્રી આટલું બધું મોટું બધા લોકોને એમ્પ્લોઈઝ છે તમારા, કેવી રીતે તમે હેન્ડલ કરો છો? દર વર્ષે અમે ન્યૂઝમાં જોતા હોઈએ છીએ કે કંપનીઝે આ વસ્તુ આપી, આવી રીતે આપી। અને બીજી વસ્તુ કે કંઈક તમારા 90s ના કોઈ એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકશો કે તમે તમારો ફર્સ્ટ એમ્પ્લોય જ્યારે કેમનો હાયર કર્યો હતો અને કયા ટાઈમમાં હાયર કર્યો હતો? धन्यवाद। जो भाई बोला ने कि हम 20 लोग हैं, हैंडल करने में प्रॉब्लम आता है, ये काम अपना नहीं है, स्वभाव का है। ये अपना स्वभाव पहले शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लेट गो करना पड़ेगा। हम चाहते हैं, ऐसे हमारा माँ बाप भी नहीं करते, हम चाहते हमारी वाइफ भी नहीं करते, हम चाहे हमारा बेटा भी नहीं करता, हमारी बहन नहीं करती, हमारा भाई नहीं करता, तो दूसरे लोग ऐसे कैसे करेंगे? मगर उनको अपना बनाने का है। हम चाहे ऐसा काम करें, ऐसी सोच है, तो उनको अकेला प्यार 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 प्रेम देना चाहिए। आपका जो 20 लोग है उसको आप हर दिन हंसी देते हैं, एवरी डे, नंबर 1। પછી उनको दिन में एक बार उनको ऐसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अप्रिशिएट करते हैं कि भाई तूने आज ये काम बहुत अच्छा किया, ये आप बोलते हैं? નહીં સર, અભી તો નહીં કર્યું। भाई ये बोलने का, हर दिन एक को कोई न कोई कमेंट करने का कि तूने आज ये काम बहुत अच्छा किया, बुरा किया उसको याद नहीं करने का। वो शाम को बिठा के, कोई नहीं है, अकेला है, तभी उनको बोलने का कि जरा उनका ख्याल रखना, हो आज ये काम तूने किया ना वो बराबर नहीं था, प्लीज, बस काम खत्म, लंबा नहीं करने का। तो आप देखो 1-2 महीने में, 3 महीने में आपका इच्छा प्रमाणे वो काम करने लगेगा। मैं हमारी बात बोलूं कि ये 6000 लोग हैं, 6000 हरि कृष्ण का है, 12000 लोग निर्व्यसनी हैं लोग। तो आप मानते हैं निर्व्यसनी मीन्स दारू नहीं पीते होगे? दारू की बात नहीं है, नो गुटखा, नो सिगार, नो टोबैको, पूरा निर्व्यसनी कंपनी है। तो ये कैसे बनी? एक दिन में नहीं बनती, 50 साल से उनको बनाया है। पहला सबको हम ऐसा छोटी कंपनी थी तो हम वर्कर के साथ ही खमन खा लेते थे, कहां जाने का, शाम को पिक्चर देखने का वर्कर के साथ ही चले जाते थे। तो पहला अपना बनाया। और मैं अभी एक स्टोरी बोलता हूं कि वो कैसे हमारा बना। तो ऐसे हमारा बनाया, बना के हमारी कंपनी में पगार का पी बोलने का मना है, पर 50 साल से हम उनको बोलते हैं कि अगर कोई पगार की बात करेंगे कि हमने किसी की लात लगाई, इतना हमको इंसल्ट लगता है। आपको सेटिस्फेक्शन है तब तक रहे, आपको ऐसा लगे
कि यहां से दूसरी जगह मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, यू कैन गो। खड़ा ही नहीं रहने का। आपको ऐसा लगे पूरी दुनिया में सबसे मेरे को यहां अच्छा है, तब तक यहां काम करने का। हमको लगेगा कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा ये मानव है, तब हम मानस रखे, क्योंकि हम मानस रखते हैं, हम नौकर तो लेते नहीं है। तो हमारे वहां पगार का पी बोलने को मना है, मगर ऐसे 50 साल से आप बोले तो ऐसे कंपनी नहीं चलती, सब लोग चले जाते हैं। उनकी लायकात से 20% ज्यादा देना चाहिए। हमको मालूम है कि ये लाख का है तो उसका सैलरी 1,20,000 हम देते, फिर भले चले जाए, हमको क्या लेन देन। मगर अगर हम माने कि लाख का है कहां जाएगा, उसको 80,000 रखो, तो परेशानी 200 दोनों साइड से आएगी। प्रोडक्शन में आएगी, उनको भी आएगी, तो उसमें उदार बनना पड़ता है। उदार खाली पैसे के लिए नहीं, उदारता का इतिहास बनता है। लोभिया का कभी इतिहास नहीं बनता। आपने भाई साहब ने बताया, ऐसे जो लोगों ने अकेला पैसा से भी नहीं कोई रहता। अगर आप उनको इंसल्ट करो तो नहीं रहेगा, उनको प्यार देना पड़ता है, भाव देना पड़ता है। तो ये हमारा बन के रहते हैं। हमने क्या किया कि ये पूरी स्टोरी है, ऑनलाइन आपको कभी भी मिल जाएगी, आप पढ़ लेने का कि मान देने को कैसा सीखा। तो जब फैक्ट्री शुरू हुई तो हम वर्कर को कभी तू नहीं बोला, सबको आप बोला, अपाइए फलाना। तो बड़ा वर्कर तो हम कभी बोलते नहीं, हम फैमिली मेंबर ही बोलते हैं। SR के फैमिली मेंबर, H के फैमिली मेंबर, हम कभी भी बोलते नहीं कि वर्कर है। तो जुदाई नहीं है। तो 2008 में जब ये वर्ल्ड रिसेशन आया तो 3 कंपनी पूरा वर्ल्ड में ऐसी थी जिसने एक भी वर्कर को, एक भी स्टाफ को छूटा नहीं किया। इसमें एक SR के थी। तो तभी SR के ने हमको पूरा पार्टनर, हमारा फैमिली मेंबर था, सबको समझाया कि एक कंपनी में से जब बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ हम 6,000 लोग एक साथ में निकलेंगे, एक भी आदमी जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने आज तक बोला है कि ये फैमिली मेंबर है, तो ये हमारा बेटा है, कहां जाएगा अभी मंदी में। तो उनको अपने हम है तब तक वो रहेगा। तो ये जो व्यवहार है, डिसीजन है, उदारता है, ये चलेगी। 1,000 से ज्यादा लेटर 2008 में आया है, और वो लोग ने जो लिखा है लेटर में स्टाफ ने, कि सब लोग बोलते हैं कि एक गोविंद भगत का मेरा नाम, उपनाम गोविंद भगत भी है। तो कि आज मालूम पड़ा कि लोग उनको भगत क्यों बोलते हैं। तो किसी ने लिखा, लोग भले बोले भगत है, मैं तो उनको आपको भगवान मानता हूं। किसी ने बोला कि आज तक मेरे से नुकसान 0.01% होता है, आज से मेरा नुकसान 0.0000 आएगा। किसी ने लिखा मेरे पास पैसा, मेरी रूम चले, ऐसा घर में है, दिवाली तक मैं सैलरी नहीं लूंगा। अगर कंपनी बच गई तो मैं दिवाली के दिन पर सैलरी लूंगा, तब तक 1 रुपया में सैलरी नहीं लूंगा। ऐसा करके आप एक लेटर पढ़े ना तो आंसुओं की धारा चली जाए। ये वावेतर है। जो आप बोले कैसे आवे, तो ये लोग जो आज हमारी कंपनी में सेंटेंस है कि आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो, तो ये इतना सात्विक लोग का बड़ा मेलावड़ा हो गया है। तो कैसे हो गया कि ये वावेतर 50 साल से किया हुआ है, एक दिन का नहीं है। तो अगर बेटा कैसा होता है, बाप जैसा, हमारा स्टाफ मेंबर कैसा होता है, बॉस जैसा, कोई हमें फर्क नहीं है। बॉस जो करते हैं ऐसा ही स्वभाव उनका होता है, क्योंकि अलग स्वभाव का वहां आता ही नहीं, फिट ही नहीं होता, चले जाते हैं, हम रजा दे देते हैं। तो ये बात है कि आपको ये सब करना पड़ेगा। और आप बोले पर प्रोडक्शन में भाई प्रॉफिट ही नहीं है तो उसको ज्यादा सैलरी कैसे दे, ये प्रॉब्लम हमारा है, ये उनका नहीं है।
कि कैसे हम सेलर प्रॉफिट कहां से लावे, क्योंकि प्रॉफिट में कभी भी माल महंगा बेच के प्रॉफिट नहीं करने का है, कभी रॉ मटेरियल सस्ता लेके प्रॉफिट नहीं करने का है। हमको प्रॉफिट कहां करने का है? मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी में। हमारा क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि सब लोग से ज्यादा ऐसे हमको, अगर उनका ₹1,00,000 का तो हमारा मशीन 1,25,000 में सस्ता उनको लगना चाहिए। ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। हमको जाने का है क्वालिटी ऊपर। सॉरी लंबा हो गया। हाँ सर। हाँ सर, तो कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप की जर्नी में मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और एक समय ऐसा आता है शुरू जब क्या होता है कि अभी बंद करें कंटिन्यू करें क्योंकि बिकॉज ऑफ द डाउनफॉल। तो आपकी जर्नी में कभी ऐसा एक पॉइंट आया जहां पर आपने शुरू करने के बाद एक सेंस ऑफ थॉट आया हो कि अभी मैं कंटिन्यू करूं कि रुक जाऊं? तो देखो, भगवान की दया से कभी हमारे वहां ऐसा तो नहीं आया कि मैं चलो, मगर प्रॉफिट, कम डाउन, नुकसान, ये तो सब जो भी बिजनेस करे तो आते ही रहते हैं। दरिया है, दरियो है तो भरती ओट तो आती रहती है। कंपनी में प्रॉफिट आवे, नुकसान जावे, ये सब के लिए ही तो नेचुरल ही है, बड़ी कंपनी या छोटी है। तभी धीरज रखने का है। और मैं आपको एक, आप लोग को आपका क्वेश्चन नहीं है, जवाब नहीं है ये मैं जो दे रहा हूं, बीच में मैं आपको कॉन्फिडेंट बढ़ जाए, इसलिए मैं सच्चाई के लिए, खुमारी के लिए, मॉरल किसको बोलते हैं उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये 50 साल पहले की बात है। हमने जब कंपनी शुरू की 1970 में 12 मार्च, तो तभी हम लेबर पर किसी का डायमंड लाया, और ये डायमंड में जो पाउडर चले जाते हैं और राउंड होकर के उसका जो पॉलिश एंड कटिंग होता है उसको बचते हैं 28%। मगर हम लोग 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर का भाई और उनका साला, 5 लोग थे। नुकसान नहीं आया तो हमको वजन बचा 34%। तो 28 के अलावा 34% बच गया। तो जो जिसने हमको माल दिलवाया था उनकी फैक्ट्री में तो 28 आता था। ये बोला कि तू 34 लाइन जाएगा तो हमारे पास वो 34 मांगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि उनको मालूम है कि 34 कभी आता ही नहीं, तू लेके जाएगा तो अभी तेरे को वो झूठा मानेगा। तो तू इसमें से बड़ा डायमंड निकाल ले और छोटा डाल ले और 26% करके दे दे तो चले जाएंगे। मैंने बोला मैं चोरी नहीं करता। डोंगरे जी महाराज का मैं प्रभाव में, डोंगरे जी महाराज बोला था संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, मगर आपका अगर बिगड़ता है तो आपको जो करने का है तो करो। तो उसने 26% बड़ा लेके छोटा डाल के दे दिया। मैं दे के आया, उसने दूसरा भी मेरे को दिया और ये माल ले लिया और उसकी 4 रुपया लेबर थी वो दे दी और दूसरा माल दिया। मैंने बोला कि उनको अगर 26% में प्रॉफिट मिलता है तो 34 में मेरे को नहीं मिलेगा, तो मेरे को लेबर का काम नहीं करना, खुद का करने का है। तो खुद का करने का मतलब डायमंड कहाँ मिले, रॉ मटेरियल मालूम नहीं था। तो मेरा बड़ा भाई ने बताया था भवानी वर्ड पर कि यहाँ डायमंड की ऑफिस है। मैं वहां साइकिल लेके चला गया 500 रुपया लेके। वहां जाके उनको पूछा, एक भाई बैठा था कि भाई मेरे को डायमंड रॉ मटेरियल चाहिए। तो बोला हम तो नहीं रखते, मगर आपको कैश में लेने तो मैं साथ में आऊं, मेरे को 1% आप दे देना। मैं उनको साथ में लेके 4 ऑफिस गया। मेरे को मालूम ही नहीं कि डायमंड का क्या भाव है। तो 4 में एक भाई ऐसा था उसने 91 रुपीज का भाव किया 1 कैरेट का, फिर कमती नहीं किया। तो मैंने बोला कि उनका लेना चाहिए। मैंने बोला ये मेरे को 5 कैरेट लेने का है। तो बोला 5 नो मिले, कम से कम 10 कैरेट तो लेना पड़ेगा। अबे 10 कैरेट लो
तो 910 रुपया, 10 रुपया ब्रोकरी, 920 रुपया चाहिए। मेरे पास 500 रुपया था, तो मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये ब्रोकर आपके घर आके ले जाएगा। अबे घर में ही नहीं था वो, तो हमको मालूम, मेरा तो शादी नहीं हुआ था, मेरा पार्टनर था, उनके घर पे हम रहते थे। तो वो तो 10 कैरेट दे दिया, ब्रोकर घरे आया, वो हमारा पार्टनर था, उसको मैंने बताया कि उनको 420 रुपया देने का है, ये मैं माल लाया हूँ। तो ये एकदम जुड़वानी था हमारा पार्टनर वीरजी भाई। तो बोला भगत आई क्या फदो હતો, ફદો એટલે એ પૈસા ને અમારે સૌરાષ્ટ્ર में फदिया के, એટલે કે અહીંયા क्या फदो હતો। तो मैंने बोला अभी क्या करे, लेके आया। तो उसने 200 रुपया उनकी वाइफ को रूम खर्चे में दिया था, पूरा महीना का वो वापिस मांगा। 200 रुपया पड़ोसी से लिया, लोन लिया, और 20 रुपया जेब में से निकाल कर एक पहला बिजनेस हुआ। तो एक बार ये हुआ 3 महीने के बाद कि एक बाजू वाला मैंने कि उसको अगर आप ब्लैक कर दो धार तो उनका पैसा बहुत ज्यादा आता है, आप कितने में बेचते हैं? मैंने बोला 450 में। ये बोला कि उनका 650 आएगा। तो मैंने बोला आप कैसे ब्लैक बनता है, बना दो। तो धार ब्लैक हो ना तो कलर वाला डायमंड व्हाइट लगता है। तो उसने बोला कि उसने बना दिया, और जिसको मैं 450 में देता था उनके पहले मार्केट में दलाल को दिया, 700 का भाव किया। तो पहला ऑफर 625 का आया, दूसरा 635 का आया। तो मैंने बोला 700 अंदर नहीं बेचने का है, पुड़िया वापिस आ गया। मैं जिसको 450 में बेच रहा था उनको जाके बोला कि ये 635 का ऑफर है। तो बोला हमको दे दे 635 में। मैंने बोला आपको तो 450 में ही देने का है। तो बोला ऐसे कैसे? मैंने बोला अपने जो रेगुलर माल देते हैं ना, वो कलर वाला माल है, उसका जो दार ब्लैक किया ना इसलिए वो व्हाइट लगता है। तो आपको गांव में से कोई ऐसे चीटिंग नहीं कर जाए इसलिए मैं बताने के लिए लाया हूँ। तो दोनों पार्टनर तो खड़े हो गए और ये सब बोला ये कैसा हो। तो उसने रिसर्च किया, कुछ भी किया, मगर देखो सच्चाई का क्या फल होता है। वो टाइम पर जो अगर 450 का 650 ले लिया होता तो आज एसआर के नहीं बनते। और वो टाइम पर अगर वो रेट जो 34% चोरी करके बड़ा डायमंड लिया होता तो आज एसआर के नहीं बनते। तो आप सत्य को कभी भी मत छोड़ना। एक 3 टाइम खाने का है, एक टाइम खाना मिले, एक टाइम खाना मिले तो एक टाइम खाने में कोई मर नहीं जाएगा, मगर झूठ को कभी भी एंट्री मत देने का। आज इतनी बड़ी कंपनी नंबर 1 हो गई है, फिर भी हमारा मार्केट में ओपन चैलेंज है कि पैसे के लिए, बिजनेस के लिए हमने पूरा जीवन में एक भी बार गलत बोला है तो हम बिजनेस छोड़ देंगे। हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है। तो एक हमारी सत्य की है। तो सत्य सबका अलग रहता है, बॉस का और वर्कर का ऐसे, मगर हम असल सत्य रखेंगे। ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज का सत्य, तो सब भेलसेल हो जाएगा। तो जब स्वार्थ आवे त्यारे ये सत्य देखने का, नहीं आवे तो ये ऐसा नहीं, अपना खरेखर अपना हृदय में होना चाहिए कि दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द राइट, मैं राइट ही करूंगा। और राइट करने से लोग अभिमानी बन जाते हैं। मैं अगर हूं तो मैं आज ऐसा मैंने सत्य काम किया तो मैं बेफाम नहीं बन गया। मैं कभी तो मेरे लिए किया है, उसमें मैंने किसी को उपकार नहीं किया है, अपने धरती पर रहने का। इससे अपने अभिमान नहीं करने का कि मैंने सत्य किया, ये सब लोग गलत करते हैं। नहीं, उनका रास्ता उसके, वो भी हमारा भगवान है, उनको मान दो, सम्मान दो। दूसरी जगह है, दूसरा माँ हमारे से भी वो आगे होगा। तो ये हमारे से उत्तरता नहीं है, उसको मत समझो कि ये लोग अच्छा नहीं है। ये जीवन है। सर एक्चुअली टाइम का लिमिट है, लेकिन तब भी 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक स्टार्टअप फेस करता है, और वो ये है सर कि जो ओके तो मेरा सब पूरा कंपनी में पूरा सब लोग जो होता है स्टाफ मेंबर 6000 सब अंकल ही बोलते हैं। सर बॉस हमारी कंपनी में नहीं है, फैमिली कंपनी है। सो उनका क्वेश्चन ये है
कि राइट पार्टनर कैसे फाइंड आउट करें, बिकॉज जब स्टार्टअप शुरू होता है बहुत सारे, अभी देवल भाई ने सेशन लिया था, बूट कैंप किया था हमारे यहाँ, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि 3 महीने 6 महीने वो चालू करते हैं, फिर कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं, तो वो कम्युनिकेशन। साहिब की बात तो सही है, मगर एक बात देखो, पार्टनर कभी ढूंढे नहीं जाते, ये तो मिल जाते हैं नेचुरली। अगर आपको पार्टनर ढूंढना पड़े तो पार्टनरशिप कभी नहीं चलेगी। स्वार्थ का सौदा है ही नहीं वो, ये लाइफ का है। ये तो देखो, मैं दृढ़पणे मानता हूं कि दुनिया में कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर है। ईश्वर सब योजना बनाएंगे। हम सब लोग यहाँ क्यों मिले भाई साहब? आपने कभी भी 8 दिन पहले 4 दिन पहले कभी भी ऐसा सोचा था कि हम गोविंद काका से मिलेंगे? नहीं, मैंने कभी सोचा था ये सब अपना सात्विक लोग, सज्जन लोग को मैं, एक युवा वर्ग को मैं मिलूंगा, नहीं। तो ये कैसे मिला? ये कुदरत की कोई योजना है। देखो, यहाँ आने वाला नहीं भी आ सका होगा, और नहीं आने वाला था, और आज यार सडनली आ गया होगा। ये सब कुदरत की, ये सब कुदरत की है। ये ऊपर योजना बनाता है ईश्वर, तो ये उनकी योजना से मुताबिक पार्टनर मिलते हैं। आपको पार्टनरशिप क्या होता है? भाई बनता है। भाई किसका भाग पड़ता है? भाई का। तो पार्टनरशिप में कभी भी एक बार पार्टनरशिप की तो खाली पैसा के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, जीवन की होती है। तो जैसे जीवन साथी पति पत्नी का होता है, ऐसा पार्टनर का होता है। तो ऐसे उसका सुख दुख का साथीदार हो जाते हैं। तो ये पार्टनरशिप है। सर, आई एम नीरव चौहान, फाउंडर ऑफ श्री SNH इनोवेशन। सर, इनिशियल लेवल पर जो स्टार्टअप रहते हैं उसको इन्वेस्टर जस्ट लाइक सीड फंडिंग मिलना बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो सर उसके लिए कुछ गाइडेंस आपका? ये प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड में है, खाली आपको नहीं। पर कोई भी मूर्तियां होता है, उनको लगती है कि कन्या नहीं मिलती। कन्या को ऐसे लगता है कि कोई लड़का अच्छा नहीं मिलता। हमारे एक IAS ऑफिसर था, उसका 15 साल पहले की बात, तो मैंने बोला कि क्यों बहन अभी तक मैरिज नहीं किया? तो बोला कि पात्र नहीं मिलता है। मैंने बोला 700 करोड़ में आपको कोई पात्र नहीं मिला, तो कैसी आपको यूनिक है? तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दुनिया तो है, तो आप जैसे बोलते हैं ऐसे देखो, सब लोग अच्छे हैं, सब मिलते जुलते हैं, मगर हमारा भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेंगे। जे ना भाग्य में जे समय जे लख्યું તે હને તે समय तेज पहुंचे, ગ્રંથ ગરબડ કરી વાત ન કરી, જે હને જે ગમે તેને પૂજે। એટલે આમાં એવું છે કે આમાં આપણો દોષ જોવાનો, કાંઈ ન થાય ને। બાકી આ દુનિયામાં પાત્ર એટલા બધા છે તો આપણને ન મળે, પાર્ટનર આપણને મળે, માણસો આપણને મળે, બધા આપણા જ બની જાય, પણ ક્યારે આપણામાં લાયકાત હોય તો। ડોંગરેજી મહારાજ એમ કહેતા હતા, ભાઈ दुनिया बहुत हारी है, भगवाने बनावी है, एमां कोई खराब है ज नहीं। तमे तमारी दृष्टि बदली नाखो। दृष्टि एवी सृष्टि, तो दृष्टि बदली नाखो तो बहुत दुनिया हारी है। अने कोईने सुधारवानी भांग जड़मां पड़शो नहीं। तमे पोते सुधरी जाओ ने એટલે दुनिया सुधरेली है। तो आपणे आपणुं जोवानुं एक सेंटेन्स कहेता કે તમે જો લાયકાત કેળવો ને તો સારા માણસો તો મળશે, ક્લાયન્ટ તો મળશે, બધા મળશે, પણ તમારે ખાલી લાયકાત કેળવવાની છે। અરે ભગવાન પણ સાક્ષાત આવશે લાયકાત થાય તો, વગર બોલાવે। નામદેવની પછી એક સ્ટોરી કહે છે કે નામદેવે ભગવાનની કોઈને ભક્તિ નહોતી કરી। અત્યારે જે પંઢરપુરમાં વિઠ્ઠલનાથ છે ને, એ નામદેવના ભગવાન છે। તો નામદેવે કોઈ કે ભગવાનની ભક્તિ નહોતી કરી, ખાલી મા બાપની કરી હતી, અને મા બાપની ભક્તિથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા। આવ્યા તો એના બાપાનો પગ ખોળામાં રાખી અને પગ દબાવતા હતા, એના બાપુજી હુઈ ગયા હતા। એટલે ભગવાન આવ્યા ને એને આમ
બારણું તો ખુલ્લું જ હતું, પણ પછી એને એમ થાય કે ખબર પડે એટલે ભગવાને આમ ટક ટક કર્યું બારણા ઉપર. એટલે નામદેવ કે બોલતા નહીં હોતા છે, તમે ઘડી ઉભા લો, એટલે કોઈ આવે તો એને વેલકમ કરવું પડે ને. ત્યાં ઈટ પડી હતી, એટલે ઈટ આમ ભગવાનને આપી કે આની ઉપર ઉભા રહ્યો, એટલે વેલકમ થઈ ગયું. અને ઈ હલ્યા નહીં, બોલ્યા નહીં, એટલે એનું નામ પડ્યું ઈટોબા. અને પછી પડ્યું વિઠોબા, એટલે વિઠ્ઠલ ભગવાન પંઢરપુરના, એ નામદેવના ભગવાન. હવે સાક્ષાત ભગવાન હોતા ના આવે મા બાપની સેવાથી, એટલે ભગવાન લાયકાત જ કેળવવાની છે. આ એક્ઝામ્પલ બધા એના છે. એટલે આપણે તો ખાલી લાયકાત કેળવવાની છે, તો બધા આપણા. હવે તો જ્યારે એ પ્રોજેક્ટમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના કારણે ગ્રુપ તૂટે છે, અથવા તો એના પ્રેશરના લીધેથી સિચ્યુએશન સચવાતી નથી, અથવા કોઈ બીજા કારણોસરથી કે અંદરનું જે ફ્રસ્ટ્રેશન છે તે બહાર નીકળી જાય છે, તો એ બધું હેન્ડલ કઈ રીતે કરે છે? જ્યારે એસઆરકે એટલા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશન તરીકે જો આટલું મોટું ઓર્ગેનાઇઝેશન આટલું મોટું પ્રેશર હેન્ડલ કરી શકતું હોય, આવી કાળજાળ મંદીમાં પણ જો વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરી શકતું હોય, તો એ પ્રેશર હેન્ડલ કરવા માટેનું પાછળનું કારણ શું છે? देखो, टेंशन आना नहीं चाहिए उनके लिए। तो पूरा आज मैंने बोला है आजकल का नहीं, ये 50 साल से ये किया हुआ है, मगर 50 साल में हमको ये प्रेशर कभी नहीं आया, क्योंकि 50 साल में कभी हड़ताल नहीं पड़ा, एक भी वर्कर अगेंस्ट में नहीं गई, एक भी। क्योंकि अभी 6000 है तो 30,000 तो ऐसा होगा ना जो चले गए होंगे। कोई भी चला गया उनको भी जाके पूछो एसआर के लिए, गोविंद काका लिए, तो ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये व्यवहार में आना चाहिए। सब लोग को मान चाहिए। आप आपका स्टाफ को मान देने का भरपूर शुरू करो, मान के साथ लिक्विडिटी भी बढ़ा दो, तो कोई प्रेशर कभी नहीं आएगा। तो दोनों ख्याल रखने का है। तो ये आपकी बात सही है, अभी मान्यता में वो भी नहीं आएगी, क्योंकि पैसा होता नहीं है, कैसे देवे ये मुश्किल तो रहता है। मगर इसमें से भाई इजी होता है तो एक अरे लाख लोग काम करते हैं, ये मुश्किल है, इसलिए तो हमारे पास काम आया है। तो जितना चैलेंजेबल काम है इतना हमारे लिए अच्छा है कि सब कोई नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे करके अपने यही विचार करने का कि है तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा। पर रास्ते में दो बात नहीं आनी चाहिए, कितनी भी मंदी आ रही कभी भी पैसे पगार काटने की बात कभी भी नहीं आनी चाहिए। कितनी भी मंदी हो पगार, अभी की बात करूं, हम लोग ने 4 महीना तो हमारे एक भी स्विच नहीं पड़ा, ताला लॉक ही नहीं खुला फैक्ट्री का, तो पूरा पगार हमने सबको दे दिया है। पहली तारीख को उनका अकाउंट में पगार चले जाते थे। ये नहीं आया तो ये देखो हमारा प्रॉब्लम है, हमारा बेटा हो गया, हमारा स्टाफ है, तो उसको पगार काटने की चाहिए, हमारा प्रॉब्लम सब है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दुख में उनको नहीं रखेंगे तो हमारे साथ वो कैसे रहेंगे। तो ये बिहेवियर में, वर्तन में आना चाहिए, बात में नहीं, वर्तन में प्लीज। हाँ, हमारे 2 लाख को पगार था, उसको 50,000 से ज्यादा किसी को नहीं दिया, क्योंकि उनको चाहिएगा 25,000 तक किसी का खाता दे, उनको चाहिए कितना रूम खर्चा में, तो उनका स्टेटस समाज में रह जाना चाहिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।